पेडागोजी ऑफ साइंस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स की 10th क्लास की बुक का क्रिटिकल एप्रेशियल यानी कि समालोचनात्मक मूल्यांकन करने वाले हैं 10वीं किताब जो है गणित की। तो अब देखिए इसके अंदर जो मैथ्स टेक्स्ट बुक मैंने ली है 10th क्लास की, उसमें मैंने आप लोगों को पहली क्लास में भी बताया था कि हम कभी भी किसी भी किताब का जब मूल्यांकन करते हैं, वो भी समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, तब हमें उसके बारे में कमियां भी बतानी पड़ती है। हम कमियों के साथ में उसके गुणों को लेकर चलते हैं कि उसमें क्या क्या कमी है, हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के लिए हम कुछ सुझावों को सामने रखते हैं। तो अगर आप लोगों को बीएड के लेवल पर या इंटर्नशिप के लेवल पर जब भी ये चीज़ आती है, एमएड में भी, तो जब हम किसी भी किताब का मूल्यांकन करते हैं तो मैंने आपको एक बात क्लियर करी थी पहली क्लास में कि हम कभी भी कोई मूल्यांकन करेंगे किसी भी टेक्स्ट बुक का तो ये हमारे होते हैं स्टेप्स। इन स्टेप्स को लेकर ही हमें चलना होता है। अब देखिए 4 स्टेप्स है, पहले भी मैंने क्लियर किया था लेकिन अभी वापस मैं एक बार और आपके लिए रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद हम इसके जनरल कंटेंट पर आएंगे। देखिए 4 स्टेप जो है वो है, सबसे पहला इसका फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि इसकी भौतिक संरचना कैसी है, जिसमें हमने आपको बताया था इसका लेआउट, और साथ में इसका टेक्स्ट बुक का जो भी कलर है, बाहर की जो पिक्चर्स दे रखी है, इसका साइज क्या है, किताब के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, एनसीईआरटी के बारे में ऊपर ही ऊपर लिखा होता है, नीचे मेंशन किया जाता है। फिर अंदर जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट के लिए दिया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, एनसीएफ 2005 के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया होता है। इन सारी चीज़ों को लेते हुए उसका कवर तक भी वो सारा आता है फिजिकल स्ट्रक्चर में, मतलब कि वो बाहर से देखने में कैसी है, किताब का साइज कितना है। अब देखिए जनरल कंटेंट, सेकेंड टॉपिक। अब जनरल कंटेंट जो होता है वो है कि कितने भी अपने अंदर टॉपिक्स आए हुए हैं, टॉपिक से रिलेट होता है कि किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है उन टॉपिक्स को, तो हम उन टॉपिक्स को देखते हैं। फिर देखिए थर्ड जो चीज़ है वो है टेक्सचुअल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आता है शाब्दिक संरचना। ये तो हुई उद्देश्यों की बात। इसके बाद आती है शाब्दिक संरचना यानी कि टेक्सचुअल स्ट्रक्चर। टेक्सचुअल स्ट्रक्चर में आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया है कि अंदर जो किताब के अंदर जो कंटेंट को किस तरीके से उसकी लिखावट है, उसका साइज क्या ले रखा है, पैराग्राफ में कैसा है, थ्योरेटिकल पोर्शन कैसा है, डायग्राम, उसके ग्राफिकल्स, सब चीज़ें, और यहाँ तक कि जो डायग्राम्स यूज़ किए गए हैं उनका कलर भी। और साथ में ये चीज़ भी देखी जाती है कि लास्ट में उसके बाद जब जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है तो मूल्यांकन प्रश्न किस प्रकार के दे रखे हैं, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिए गए हैं। फिर देखिए फोर्थ जो है वो है वर्चुअल कंटेंट यानी कि प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक मतलब ग्राफिक्स उसकी, अगर मैथ्स है तो मैथ्स में कितना ज़्यादा उसके उपकरणों को यूज़ करने के लिए दिया गया है, उसके लिए अलग से जो पैराग्राफ के रूप में होता है कंटेंट, वो है या नहीं है प्रायोगिक रूप में, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं गणित किताब की सिर्फ और सिर्फ जनरल कंटेंट की। जनरल कंटेंट की बात करते हैं तो वो है, देखिए वैदिक गणित। मैं आपको इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर भी शो करूंगी। अब देखिए वैदिक गणित, ये जो मैंने कॉलम बनाया और ये जो कॉलम बनाया है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये सारे गणित के किताब के कंटेंट है यानी कि टॉपिक्स है। ये जो टॉपिक्स हैं ये पुरानी किताब के थे जो काफ़ी 13 से 15 साल तक कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन आप लोगों को एक बात क्लियर करूं कि आरबीएसई ने अपना कोर्स चेंज किया है, यह आरबीएसई का है, लेकिन सीबीएसई में इस तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, वो आज भी इसी रूप में चल रहा है। यही है सीबीएसई की और आरबीएसई इंग्लिश मीडियम वालों की बुक जो चलती आ रही है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, यही कंटेंट चलते आ रहे थे। लेकिन एनसीईआरटी जो आरबीएसई है उन्होंने अपने कंटेंट चेंज किए हैं, साइंस में भी और साथ में मैथ्स में भी। अब देखिए ये जो है पुरानी किताब के हैं, लेकिन सीबीएसई को अगर ध्यान में रखें आप, तो आपको इसके ऊपर समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो सिर्फ इतने टॉपिक्स का ही करना है, क्योंकि ये सीबीएसई के अभी तक चल रहे हैं 15 से 20 साल तक के टॉपिक हैं जो कभी तक बिल्कुल बदलाव में नहीं आया। ये है जो बदलाव में आए हैं। एक बार मैं आपको इन टॉपिक्स पर लेके चलती हूँ। पहला जो आता है नंबर सिस्टम। आपको पता है संख्या पद्धति के अंदर नंबर सिस्टम में पहले भी चीज़ें दे रखी थी और अभी भी दे रखी है। पहले इसमें पहला चैप्टर था, अब इसमें सेकेंड चैप्टर आ गया। उससे पहले इन्होंने क्या कदम उठाया, वैदिक गणित। क्योंकि वैदिक गणित क्यों दिया है, हमारी जो पुरातात्विक जितनी भी गणित थी जो पहले यूज होती थी, जो वैद यूज करते थे, वेदों में जो काम में ली जाती थी,
वो उन सब चीज़ों के बारे में दे रखा है। और इस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि बालक अपनी संस्कृति से जुड़ सके, उसको ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो। इस वजह से उन्होंने वैदिक गणित को ऐड किया, लेकिन पहले नहीं थी। अब संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, जो हम 3rd क्लास से 4th क्लास से आरबीएसई में और सीबीएसई में दोनों में पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है संख्या पद्धति में। नंबर 9 के ऊपर कैसे आप उनको शो करेंगे, वो सारी चीज़ें संख्या पद्धति में आती है, लेकिन इसको कनेक्ट करके अभी भी रखा हुआ है, इसका कनेक्शन तोड़ा नहीं गया है, इनको अभी भी रखा गया है। बीज गणित जो है उसके देखिए 3 चैप्टर है, 3, 4, 5, टोटल 3 चैप्टर है। उसके बाद बीज गणित में आपको पता है क्या क्या आता है, पॉलिनोमियल्स आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती है, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ये सारी चीज़ें आज तक भी जोड़ी गई है 4 चैप्टर्स के रूप में। एक चैप्टर इसमें समाहित कर दिया गया है, तो 4 चैप्टर मिल करके हो गए 3 चैप्टर में। फिर देखिए त्रिकोणमिति, जो चीज़ उनको ज़रूरी नहीं लगी वो उन्होंने हटा दी, जो चीज़ें ज़्यादा रिपीट होती जा रही थी वो उन्होंने हटा दी, लेकिन पुराने वाले सिलेबस में आज भी चल रही है सीबीएसई में। त्रिकोणमिति जो है उसमें देखिए 6, 7, 8 यानी कि 3 चैप्टर उन्होंने त्रिकोणमिति में कर दिए। उन्होंने अच्छा क्या किया कि 9th 8th में भी ट्रिग्नोमेट्री और वैदिक गणित दोनों का समाहित कर दिया है दोनों को। अब इसमें देखिए त्रिकोणमिति के सिर्फ 2 चैप्टर है और इसमें 3 चैप्टर है। ऐसा क्या लगा उनको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज़फुल है एक आर्किटेक्चर के रूप में, कंस्ट्रक्शन के रूप में, इस वजह से ये सारी चीज़ें ऐड की गई है ताकि बालक को उसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। बालक आज के वक्त में सीधा ये कहता है कि त्रिकोणमिति हमारे क्या काम की, हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। तो ये एक आपका 10th क्लास के हिसाब से जो 10वीं तक के जो उद्देश्य निहित किए गए हैं, वो उस निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर बालक को इतना ज्ञान होना चाहिए जो उसके दैनिक जीवनचर्या से उसको जोड़ सके और साथ में उसको समाज के साथ में या व्यवसाय के साथ में जोड़ सके। उसके बाद देखिए निर्देशांक ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंदर इसमें 9 चैप्टर दे रखा है। एक पहला, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें एक चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति का भी एक ही चैप्टर है, उनको इसमें कोई ज़रूरत नहीं लगी कुछ भी चेंजेस करने की, लेकिन एक्सरसाइज में बदलाव है, उसकी पिक्स आपको खींच करके उसमें लगानी होती है। फिर देखिए ज्यामिति, ज्यामिति के कम से कम 10 से 14 चैप्टर को उन्होंने लिया है, जिसके अंदर आपको अच्छे से पता है हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल्स है, उन सब के बारे में ज्यामिति में पढ़ते हैं। इसमें मात्र 3 चैप्टर दिए गए हैं, ट्रायंगल के बारे में, सर्कल के बारे में और कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्कल, यानी कि उसके स्टेप जो हम पढ़ते हैं वो 3 चैप्टर इसमें दिए गए थे। क्षेत्रमिति जो है, देखिए ज्यामिति में 3 चैप्टर इसमें इन्होंने बढ़ा दिए। तो बढ़ाए क्यों, उसके यूजेस देखते हुए बढ़ाए गए ताकि बालक को उसका कॉमन नॉलेज जो है वो हो सके 10वीं तक जितना होना चाहिए। क्षेत्रमिति के 2 चैप्टर्स हैं। क्षेत्रमिति आपको इंग्लिश में बता दूं, कंफ्यूजन हो रहा हो तो मेंसुरेशन इसको कहते हैं, जिसमें हम एरिया, पैरामीटर्स सब चीज़ें लेकर के चलते हैं, ये वो है। और इसमें इंक्लूड किया गया था साथ में क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, फ्रस्टम, इन सब के बारे में, और साथ में इसमें चैप्टर जोड़ा गया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सेक्टर जो सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के अंदर हम सेगमेंट, सेक्टर, उनका एरिया कितना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। फिर देखिए सांख्यिकी एवं पारकता, ये चैप्टर्स जो हैं वो चुंबक की तरह बालक के साथ चिपके हुए हैं, जो उनका कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे 12वीं हो चाहे कहीं भी हो। ये जो है स्टैटिक्स, चाहे बड़ी क्लासों में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लीजिए, ये चैप्टर्स आते हैं। इनको हटाना उचित भी नहीं था, क्योंकि इसकी नॉलेज बालक ज़्यादा से ज़्यादा करना पसंद करता है और करना भी चाहिए। 2 चैप्टर हैं, एक सांख्यिकी का, एक प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का। इसमें भी 2 चैप्टर हैं, वही का वही है, उतना का उतना है, लेकिन एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। फिर देखिए इसमें नया चैप्टर जोड़ा है ताकि बालक अपने भारत के साथ, अपने समाज के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ में जुड़ सके और लोकतांत्रिक गुण जो है उसमें विकास हो सके। इसलिए इस बात को, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया, लेकिन पहला ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले वाले पैटर्न को देखा जाए तो ये है तुलनात्मक अध्ययन, पहले वाले सिलेबस में और अभी वाले सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क है। जो उन्होंने देखा कि जोड़ना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने जोड़ा। क्षेत्रमिति में भी देखिए 2 चैप्टर थे और अभी भी 2 ही चैप्टर है। मेंसुरेशन के हिसाब से जो देखिए 6ठी क्लास से मेंसुरेशन लगना स्टार्ट हो जाता है, और उससे भी पहले सीबीएसई में बालकों को थोड़े बहुत फॉर्मूले जो हैं वो बताने शुरू कर दिए जाते हैं।
ये जितने भी चीज़ें हैं 10th क्लास की है, मैं आपको इसकी ऊपर वाली जो फिजिकल स्ट्रक्चर की जो मैंने बात करी थी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हैव अ नाइस डे। ये है आपकी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th की बुक, जिसके बारे में अभी मैंने बात की आपसे, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। ये देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने बाहर मेंशन की है। उसके बाद में फॉरवर्ड एनसीएफ के बारे में देखिए ऊपर ही ऊपर एक लाइन में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने नीचे एनसीईआरटी के बारे में भी कहा है। उसके बाद में देखिए एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रीफेस दिया है। प्रीफेस के अंदर वो सारी कमेटी के बारे में, एनसीएफ के बारे में, सबके बारे में डिस्कस कर रहा है। उसके बाद में है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट ऑफ कमेटी, किन किन का हाथ रहा है करिकुलम के अंतर्गत। ये इसके इंडेक्स है जो आपके सामने अभी मैं दिखा रही हूँ।